नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ ने 2013 में ऐसी एक तबाही देखी जिसमें 6000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये तो सिर्फ ऑफिशियल नंबर्स हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक असली गिनती 25,000 से भी ज्यादा हो सकती है। पहाड़ों की घाटियों में लाशें बिखरी हुई थी, मंदिरों के शहर में चीखें गूंज रही थी और हर तरफ एक ही सवाल था कि मदद कब आएगी, कोई आएगा भी या नहीं। लेकिन दोस्तों 12 साल बीत गए और उस ट्रेजेडी के जिम्मेदार लोग आज भी खुले आम घूम रहे हैं। कोई जेल नहीं गया, कोई माफी नहीं, सिर्फ सियासत और फोटोशूट। और सबसे बड़ा धोखा, जब देश तबाह हो रहा था तब जो पावर में थे वो या तो बिल्कुल चुप थे या देश से ही बाहर थे। जी हाँ, और जो पीएम कुर्सी पर थे वो खामोश थे, जो सीएम कुर्सी पर थे वो भी खामोश थे। लेकिन एक नेता था जो ना तो देश का पीएम था और ना उत्तराखंड का सीएम था, जो उस वक्त भी ग्राउंड पर था और लोगों को बचा रहा था। आगे पूरा किस्सा बताऊंगा। इस वीडियो में हम उठाएंगे उस सच से पर्दा जिसको जानने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा, जो आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने या तो छुपाया या इग्नोर कर दिया। ध्यान से पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम करेंगे एक बहुत बड़ी पोल खोल। 2013 केदारनाथ ट्रेजेडी का वो सच जो आम जनता के सामने कभी आया ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 2013 का साल था। मॉनसून ने आते ही अपना विकराल रूप दिखाया। 16 और 17 जून को ऐसी बारिश हुई जिसे देवभूमि उत्तराखंड कभी भूल नहीं पाया। क्लाउड बस्ट हुआ, ग्लेशियर तक टूट गए और पूरी केदारनाथ घाटी एक तबाही के समुद्र में डूब गई। रामबारा जैसी जगह का तो नामो निशान तक नहीं बचा। गौरीकुंड, सोनप्रयाग, केदारनाथ, हर जगह सिर्फ लाशें, चीखें और बर्बादी थी। जब पूरा देश इस भयानक तबाही को टीवी स्क्रीन्स पर देख रहा था, लोगों का एक ही सवाल था, सरकार कहाँ है, जिम्मेदार कौन है। ये एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन देश की सरकार के साथ साथ उत्तराखंड की खुद की सरकार भी गायब थी। ध्यान दीजिएगा, 2013 में भारत और उत्तराखंड दोनों में ही कांग्रेस की सरकारें थीं और सब या तो चुप थे या गायब थे। प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पार्टी प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि सोनिया जी ही सरकार चलाती थी। लेकिन जब लीडरशिप चाहिए थी तब सबसे ज्यादा खालीपन भी इन्हीं लोगों की तरफ से था। सबसे पहली बात करते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। जब ऐसे नेचुरल इमरजेंसी होते हैं तो पीएम देश का मार्गदर्शन करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, रिलीफ मेजर्स का डायरेक्ट सुपरविजन करता है और देखता है कि जल्द से जल्द रिलीफ लोगों तक पहुंचे, लोगों में एक भरोसा जगाता है। लेकिन इस तबाही के दौरान पीएम मनमोहन सिंह की तरफ से ना कोई स्पीच आई, ना कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखी। वो या तो प्रेशर में थे या फिर सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल के अंदर। और सोनिया गांधी, जब पूरा उत्तराखंड डूब रहा था तब वो कहाँ थी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया जी अमेरिका में थी। उनका कहना था कि वो एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए गई हुई थी। लेकिन जब देश क्राइसिस में था तब एक पार्टी प्रेसिडेंट का देश के बाहर रहना क्या पॉलिटिकल और मोरल सेंस में सही बनता है? और सोनिया जी के बाद बारी आती है उनके बेटे राहुल गांधी की, जिसको लॉन्च करने की पूरी तैयारी चल रही थी। जब लोग पहाड़ों पर मदद ढूंढ रहे थे, जब लोग भूख से मर रहे थे, जब सदियों के इतिहास में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जरूरत थी, तब राहुल गांधी भी देश में नहीं थे। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि राहुल गांधी बैंकॉक में थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्लेम्स खुद रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने भी अपने ट्वीट्स में किए हैं और ऑर्गेनाइजर्स की इस रिपोर्ट के माध्यम से भी किए। ये पूरी रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और इस रिपोर्ट को सच इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि इस पे ना तो सोनिया जी ने और ना राहुल बाबा ने कोई क्लैरिफिकेशन दिया, ना ही कभी इन क्लेम्स को डिनाई किया गया। सिर्फ चुप्पी। वक्त बीतता गया और जब वो वापस आए तो रिलीफ के नाम पर भी एक बहुत बड़ा ड्रामा रचा गया, वो भी 8 दिन के बाद। 8 दिन तक सब गायब थे। 24 जून को सोनिया जी और राहुल गांधी ने दिल्ली से कुछ रिलीफ ट्रक्स को फ्लैग ऑफ किया।
दिखाया गया कि कांग्रेस पूरे दम के साथ रिलीफ भेज रही है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। उन ट्रक्स में से कई डीजल के बिना खड़े रहे, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, उनके पास परमिशंस तक नहीं थी, परमिट नहीं थे दूसरे स्टेट में एंटर करने के, और जमीन पर वो ट्रक्स अगले 7-8 दिनों तक दिल्ली एनसीआर से बाहर ही नहीं निकले, या यूं बोले कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे ही नहीं। मतलब मीडिया कवरेज लिया गया पूरा। कांग्रेस ने दिखाया कि हमने रिलीफ ट्रक्स भेज दिए हैं, पर वो पहुंचे या नहीं ये किसी को नहीं पता। और तो और ये ट्रक्स सिर्फ सोनिया जी और राहुल गांधी के आने का वेट कर रहे थे कि ये लोग आएंगे और फ्लैग दिखाएंगे, उससे पहले इनको रिलीफ के लिए नहीं छोड़ा जाए। ये भी एक बड़ा कारण था कि लोगों तक रिलीफ पहुंची ही नहीं। जब ट्रक ड्राइवर्स को डीजल के पैसे तक नहीं दिए गए, उन्होंने 7-8 दिन तक खड़े रहने के बाद सोचा कि उनके ट्रक्स में जो माल है वो ही बेच दिया जाए। ऐसे भी ये सड़ ही रहा था। एक बार उन ट्रक ड्राइवर्स की इस न्यूज़ क्लिप को सुनिए। But when the trucks left the media glare in Delhi, they reached literally nowhere. Stranded in Rishikesh with no destination in mind, no instructions from the party, no one to track the movement of 125 trucks. This confusion also reflected in Congress offices in Delhi and Dehradun, where party workers and senior leaders both seemed clueless. Look, I don't have this information, but in case that is the case, I think I'll pass on this information. It could be. I know that there are youth Congress volunteers who are there in Rudraprayag. Now running low on fuel and money, the truck drivers say they have no choice but to sell off all the relief material. यहाँ से तो माल को ना 2,000 का डीजल पुआ के भेज दिया दिल्ली, अब 2,000 का तो गाड़ी दिल्ली तक खा गई। सामान का करेंगे क्या? अब देखो जी कुछ इसमें जाके और क्या करें? So the big question is, politics aside, media attention aside, does the relief actually reach the victims of the Himalayan tsunami? केदारनाथ की ट्रेजेडी में सरकार के रोल और क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज पर एक बड़ा धब्बा लगता है, और दिखता है कि ये लोग कितने कम कैपेबल है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने में। और एक तरफ जहां हजारों लोगों की जान जा रही थी, वहीं कांग्रेस को सिर्फ झंडा लहराते हुए फोटो क्लिक कराने की सूझ रही थी। बिना फोटो खिंचाए एक सिंगल रिलीफ ट्रक को नहीं छोड़ा गया, और फोटो होने के बाद किसी ने पूछा तक नहीं कि ट्रक्स पहुंचे या नहीं। ये सवाल आज भी खड़ा होता है कि उन ट्रक्स का आखिर हुआ क्या। अब बात करते हैं उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब कांग्रेस के लीडर्स फोटो ऑप में बिजी थे, जब नरेंद्र मोदी 21 जून को यानी सोनिया गांधी से 3 दिन पहले खुद देहरादून पहुंचे। ध्यान दीजिए, सोनिया और राहुल जी 24 जून को भी देहरादून नहीं पहुंचे थे, दिल्ली में ही झंडा लहरा रहे थे, और मोदी जी 3 दिन पहले पहुंच चुके थे। गुजरात सरकार के चार्टर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू टीम्स लेकर गए थे। उन्होंने बोला, मैं अपने लोगों को ले जा रहा हूं। उन्होंने सिर्फ गुजरातीज ही नहीं बल्कि हजारों लोगों को रेस्क्यू किया। कैंप्स बनाए गए, डेटा वेरीफाई हुआ और लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। रिलीफ का रियल मीनिंग दिखाया गया। मोदी जी ने बिना कैमरा बुलाए, बिना माइक पकड़े वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाई जो देश देखना चाहता था। वो ग्राउंड पर थे और कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पर। ये सच बहुत कम लोगों तक पहुंचा, क्योंकि उस समय की सभी मीडिया को कंट्रोल किया जाता था, उन्हें डराया धमकाया जाता था, और सिर्फ वो न्यूज़ दिखाने को बोला जाता जो सरकार के हित में हो, उनको अच्छा दिखाती हो। और खासकर नरेंद्र मोदी जी को जीरो कवरेज देने के लिए सख्त हिदायत दी गई थी। पर लेकिन ऐसे क्राइसिस के समय में जहां देश की सरकार को होना चाहिए था, वहां वो खुद पहुंचे और रिलीफ करने में जुट गए और हजारों लोगों को बचाया भी। और अब आती है इस कहानी का सबसे काला और शर्मनाक सच। ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसे एलिजिडली केदारनाथ ट्रेजेडी के दौरान लाशों को उठाने का ठेका दिया गया था। इस कंपनी का लिंक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके एक डायरेक्टर थे रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद हैं। सवाल ये है कि एक ट्रेडिंग कंपनी को डिजास्टर मैनेजमेंट का काम क्यों दिया गया? क्या उनके पास कोई डिजास्टर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस था? डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कि ब्लू ब्रीज को करोड़ों का पेमेंट हुआ। एक क्लेम के हिसाब से ये 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था, लेकिन उस पेमेंट का ऑडिट कभी नहीं हुआ। काम का कोई प्रूफ नहीं मिला और ग्राउंड पर ब्लू ब्रीज का कोई विजिबल प्रेजेंस भी नहीं था।
किसी ने भी ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग कंपनी का एक भी आदमी वहां रिलीफ कार्य के दौरान या उसके बाद देखा तक नहीं। तो ये पैसे किस बात के लिए गए? लाशों का ठेका या सिर्फ फैमिली लिंक्ड फेवर था? खैर, ये एलिगेशन कभी प्रूव भी नहीं हुए और शायद कभी होंगे भी नहीं। इनसे रिलेटेड कोई पेपर ट्रेल नहीं छोड़ा गया। अगर ये सच था भी तो सब सबूत साफ हो चुके हैं। पब्लिक को ट्रक्स की भी मदद नहीं मिली और लाशों का भी ठीक से सम्मान नहीं हुआ और रिलीफ फंड्स का भी हिसाब नहीं दिया गया। तो दोस्तों, जब पूरा उत्तराखंड तूफानी तबाही से जूझ रहा था, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप देश के बाहर थी, पीएम चुप थे और जो ट्रक्स भेजे गए वो डीजल के बिना ही खड़े हुए थे। ऊपर से लाशों का काम भी ट्रेडिंग कंपनीज को दिया गया जिनका ताल्लुक कांग्रेस के परिवार से था। वहीं इसके अपोजिट नरेंद्र मोदी ग्राउंड पर खुद उतरकर रेस्क्यू का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने गुजरात का सीएम होते हुए भी नेशनल क्राइसिस का सामना किया और एक्शन दिखाया। तो बताइए, क्यों ऐसे नेता की तारीफ नहीं होनी चाहिए? देखिए, डेमोक्रेसी है तो मोदी भी क्रिटिसिज्म से परे नहीं है, लेकिन जो उनके अच्छे काम हैं उनको भी जनता तक पहुंचना चाहिए। आज इतने साल बाद भी लोग यही कहते हैं 2013 में सिर्फ केदारनाथ नहीं डूबा था, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी भी डूब गई थी और शायद इसी वजह से 2014 में जनता ने कांग्रेस को उसी दर्द के साथ वोट किया था और नरेंद्र मोदी को देश का नेता बनाया। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, ये कांग्रेस की तानाशाही, लापरवाही और डायनेस्टी बेस्ड पॉलिटिक्स के पोस्टमार्टम की है और नरेंद्र मोदी के असली लीडर होने का प्रूफ भी है। आप भूल गए हो तो याद कर लीजिए, केदारनाथ की तबाही में जो गायब था वो ये कांग्रेस के नेता थे और रिलीफ ट्रक्स उनका वेट कर रहे थे कि सोनिया मैडम आएंगी, झंडा दिखाएंगी जब ट्रक चलेंगे, और चले भी तो पहुंचे या नहीं इसको पूछने वाला कोई नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपको पता था मोदी जी इस हीरोइक एक्ट का? और कांग्रेस के वो सपोर्टर्स भी बताएं कि क्या अभी भी ऐसी लीडरशिप को आप वोट देना चाहेंगे? इस इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट खुलासे में। जय हिंद।